तो लास्ट क्लास के अंदर हमने लीगल एप्टीट्यूड में चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम है लॉ ऑफ टोर्ट्स। लॉ ऑफ टोर्ट्स हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था कि टोर्ट्स होता क्या है। टोर्ट्स का मीनिंग होता है रोंग। रोंग अब रोंग कौन सा? कोई भी रोंग जो सिविल नेचर का है, कोई भी रोंग जो सिविल नेचर का होता है उसे टोर्ट बोला जाता है। उसे टोर्ट बोला जाता है। तो एक क्वेश्चन आया था, क्या सारे सिविल रोंग टोर्ट होते हैं? क्या सारे सिविल रोंग्स टोर्ट होते? क्या सारे सिविल रोंग टोर्ट होते हैं? तो सारे के सारे सिविल रोंग टोर्ट नहीं होते। ऐसे रोंग जिनकी वजह से किसी को डैमेज हुआ है, डैमेज होने की वजह से किसी को इंजरी हुई है या कुछ हुआ है, वो। तो हमने दो मैक्सिमा पढ़े थे लास्ट क्लास के अंदर। हमने इस बारे में दो मैक्सिमा भी पढ़े थे। कौन सा था? डैमेज, हमने क्या क्या पढ़ा था? डैमनम सिन इंजूरिया, और एक पढ़ा था इंजूरिया सिन डैमनम। तो ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर। आज हमारा टॉपिक है मैंसरिया। मैंसरिया क्या होता है? मैंसरिया क्या होता है? मैंसरिया, इसका मीनिंग होता है गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड। हाउ फार गिल्टी माइंड ऑफ पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर लायबिलिटी फॉर टोर्ट। ये कहना चाह रहा है कि भाई लायबिलिटी, अगर किसी को लायबिलिटी ऑफ टोर्ट के अंदर किसी के ऊपर कोई पेनल्टी लगानी है, किसी के ऊपर कोई कुछ लगाना है, तो उसमें यह भी देखना पड़ेगा कि एक पर्सन का गिल्टी माइंड कितना। गिल्टी माइंड मतलब कि भाई उसकी इंटेंशन कितनी थी रॉन्ग करने की। भाई उसके माइंड में, मतलब उसको पता होना चाहिए उसको कि गिल्टी माइंड क्या था। द जनरल प्रिंसिपल लाइफ इन द मैक्सिमम एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मीन्स सिट्रिया। इसका मीनिंग क्या है कि द जर्नल प्रिंसिपल लाइक द एक्ट इटसेल्फ क्रिएट नो गिल्ट in the absence of guilty mind. It does not mean that for the law of tort the act must be done with an evil motive, but simply mean that mind must concur in the act. The act must be done either with wrongful intention or negligence. However, the case of absence or strict libel are exception to principles. ये कहना चाह रहा है कि भाई लॉ ऑफ टोर्ट्स के अंदर हम ये देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि भाई उसका कितना गिल्टी माइंड था। हम ये देखेंगे कि भाई उसकी इंटेंशन होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि भाई उसने कुछ गलत किया है, उसकी गलत करने की कुछ इंटेंशन होनी चाहिए। लॉ ऑफ टोर्ट्स के अंदर, लॉ ऑफ टोर्ट्स के अंदर मैंसरिया का क्या इंपॉर्टेंस है? मैंसरिया का इंपॉर्टेंस क्या है? मैंसरिया का मीनिंग होता है गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड का होना। अब गिल्टी माइंड का होना, भाई ये कहना चाह रहा है कि भाई द एक्ट itself create no guilt in the absence of guilty mind। भाई यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि कोई काम अगर आपने किया है, कोई काम अगर आपने किया है
उस काम को करने की आपकी क्या होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए, रॉन्ग इंटेंशन होनी चाहिए। मतलब मान लो आपने कोई चोरी करी, चोरी करी, तो आपका गिल्टी माइंड होना चाहिए, आपके माइंड में वो चोरी करने की इंटेंशन होनी चाहिए। It does not mean that for the law of tort the act must be done with an evil motive। भाई लॉ ऑफ टोट के अंदर क्या कहना चाह रहा है, अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपने कोई गलत काम किया है, तो वो काम करने की आपकी जो इंटेंशन है, जो आपकी गलत इंटेंशन होनी चाहिए, उसे ही मैंसरिया बोलेंगे। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है क्राइम, एक होता है टोट। एक होता है क्राइम, एक होता है टोट। अब क्राइम क्या होता है, भाई कोई आपने ऐसी चीज की जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी को, पूरे पब्लिक राइट को क्या हुआ है, अफेक्ट हुआ है, वो क्राइम है। बट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेट, अगर आप किसी के पर्सन प्राइवेट मतलब उसको या सिविल राइट को क्या करते हो, इन्फ्रिंज करते हो, उसको टोट कहते हैं। मैंसरिया के अंदर क्या देखा जाता है कि गलत करने की आपकी इंटेंशन होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आपने कुछ गलत किया है तो वो गलत होने का आपको इंटेंशन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपका माइंड जो है गिल्टी होना चाहिए, मैंसरिया का प्रेजेंस होना जरूरी है। बस अगर आपको पता है कि आपने गलत किया है, आपकी नेग्लिजेंस की वजह से वो गलत हुआ है, तो वहां पे क्या होता है, बट सिंपली मीन्स दैट माइंड मस्ट कंक्लूड इन द एक्ट। भाई आपके माइंड को पता होना चाहिए कि आपने रॉन्गफुल इंटेंशन से किया है। हाउएवर द केस ऑफ एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आर एक्सेप्शन ऑफ दिस प्रिंसिपल। तो भाई अगर आपने कोई काम किया है, उस काम करने की आपकी रॉन्ग इंटेंशन होनी चाहिए, रॉन्ग इंटेंशन, लॉ ऑफ टोट्स के अंदर। क्लियर है, समझ आ गई मैंसरिया क्या होता है, गिल्टी माइंड, रॉन्ग इंटेंशन। भाई अगर आपने कोई गलत काम किया है, उस गलत काम को करने के पीछे आपका ये होना चाहिए, कोई गिल्टी माइंड होना चाहिए, आपकी रॉन्गफुल इंटेंशन होनी चाहिए, आइदर रॉन्गफुल इंटेंशन या आपकी नेग्लिजेंस, आपकी गलती होनी चाहिए। समझ आ गई, क्लियर है। हाँ, अब डिफरेंस बिटवीन टोट्स क्या होता है और क्राइम क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोट, टोट का मीनिंग क्या होता है और क्राइम का मीनिंग क्या होता है, बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राइम। अगर आपने किसी इंडिविजुअल के, इंडिविजुअल होता है एक पर्सन, एक नेचुरल पर्सन, लॉ के अंदर इंडिविजुअल किसको बोलते हैं, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मीनिंग होता है लॉ के अंदर एक नेचुरल पर्सन, जैसे हम हो गए, हम क्या है, नेचुरल पर्सन है, इंडिविजुअल। अब टोट का मीनिंग क्या होता है और क्राइम का मीनिंग क्या होता है। टोट वो होता है, टोट वो होता है जिसकी वजह से अगर आप किसी इंडिविजुअल के पर्सनल राइट को या सिविल राइट को, किसी इंडिविजुअल के पर्सनल राइट को या सिविल राइट को क्या कर रहे हो, इन्फ्रिंज कर रहे हो, इन्फ्रिंज, ब्रीच कर रहे हो, इन्फ्रिंज कर रहे हो। अगर आप किसी के पर्सनल राइट को या सिविल राइट को इन्फ्रिंज कर रहे हो, उसको बोलते हैं टोट। क्राइम क्या होता है, अगर आप किसी कम्युनिटी के, अगर आप किसी कम्युनिटी के या पब्लिक के राइट्स को अफेक्ट कर रहे हो,
राइट्स को अफेक्ट कर रहे हो उसको बोला जाता है क्राइम। उसको क्या बोला जाता है? क्राइम। समझ आ गया दोनों का डिफरेंस? यस सर। हाँ, तो ये डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, अगर कोई पर्सन टोट करता है, अगर किसी ने कोई गलत किया तो क्या होगा, उसे जिसको नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव इज टू रिकम्पनसेट द प्लेंटी फॉर द लॉस सफर्ड बाय हिम। मतलब इस टोट के अंदर क्या आपको पुनिशमेंट मिलती है? टोट के अंदर पुनिशमेंट मिलती है अगर किसी को नुकसान हुआ है तो उसके नुकसान को पूरा करना। क्राइम के अंदर क्या होता है, अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको पुनिश किया जाता है। समझ आ गई? क्राइम अगर किया यस है सर। किसी ने तो उसको पुनिश किया जाएगा। अगर टोट के अंदर किसी ने गलत काम किया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जिसको नुकसान हुआ है उसको पैसे आपको देने पड़ेंगे। आपके काम की वजह से जिसको उसका नुकसान भर हुआ है उसको आपको देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब आगे आता है डिफरेंस बिटवीन टोट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टोट के अंदर क्या है, टोट के अंदर और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या डिफरेंस है? टोट क्या होता है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच इज फिक्स्ड बाय द लॉ। अगर आप अपनी किसी फंडामेंटल ड्यूटी को, अगर आप अपनी किसी फंडामेंटल ड्यूटी को तोड़ते हो, या फिर किसी दूसरे लॉ के अंदर कोई आपके ऊपर कोई ड्यूटी लगा रखी है, उस ड्यूटी को आप नहीं करते परफॉर्म, और जिसकी वजह से क्या होता है, दूसरे पर्सन को नुकसान हो जाता है, तो उस नुकसान के लिए आप क्या करोगे? कंपनसेट करोगे। ये होता है टोट। टोट मीन्स द ब्रीच ऑफ ड्यूटी। टोट मीन्स द सिविल रोंग। रोंग। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच इज फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। इसके अंदर, टोट के अंदर जो ड्यूटी होती है वो किसके द्वारा फिक्स की गई है? लॉ के द्वारा। टोट के अंदर जो आप ब्रीच ऑफ ड्यूटी करते हो वो फिक्स बाय द लॉ की गई है, लेकिन जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आप ब्रीच करते हो वो किसके द्वारा फिक्स की गई है ड्यूटीज? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के द्वारा। अंशु के बीच में, यशु के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दोनों की दोनों पार्टी हैं, इन्होंने कोई टर्म्स एंड कंडीशन को फिक्स किया, पर बाद में अंशु ने टर्म्स एंड कंडीशन को तोड़ दिया, तो इसकी वजह से होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर लॉ के द्वारा दी गई ड्यूटी को आप तोड़ते हो उसको बोलते हैं टोट। समझ आ गया? क्लियर है? कितनी तरह की यस सर। टोटिशियस लाइबिलिटी होती है? अगर आप टोट करते हो तो आपके ऊपर कितनी तरह की लाइबिलिटी लगती है? पहली आती है स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, दूसरी आती है विकॉरियस लाइबिलिटी, तीसरी आती है विकॉरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। पहली लाइबिलिटी की बात करते हैं। स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सारा नहीं पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको काट लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या होती है? इन सम टोट डिफेंडेंट इज लाइबल। डिफेंडेंट कौन होता है? टोट के अंदर दो पार्टी होती है, एक होती है प्लेंटिफ, एक होती है डिफेंडेंट। प्लेंटिफ कौन होता है? जिसको कोई नुकसान हुआ है, जिसको कोई नुकसान हुआ है, जिसने कंप्लेंट फाइल की है, जिसने जिसने क्या किया है? कंप्लेंट फाइल की है।
जिसने कंप्लेंट फाइल की है उसको प्लेंटिफ बोलते हैं। जिसने कंप्लेंट फाइल की है कोर्ट के अंदर उसको बोलते हैं प्लेंटिफ। और डिफेंडेंट क्या होता है? जिसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की गई है उसको बोला जाता है डिफेंडेंट। जिसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की गई है उसको बोला जाता है डिफेंडेंट। अब स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होती है? इन सम टोट डिफेंडेंट इज लायबल इवन टू द हार्म टू प्लेंटिफ ऑकर्ड विदाउट इंटेंशन और नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट। इस वाली लायबिलिटी के अंदर क्या होता है? मान लो अंशु और यशु, अंशु की कोई ना तो इंटेंशन थी ना ही कोई वो था, बट उसकी ना कोई गलती थी, बट उसकी काम की वजह से यशु को कोई नुकसान हो गया। पर अंशु की ऐसा करने की कोई भावना नहीं थी, ऐसा काम करने की कोई भावना नहीं थी जिसकी वजह से क्या हो, यशु को कोई वो नुकसान हो, पर हो गया। इस केस में क्या होगा? अंशु जो है, डिफेंडेंट जो है, लायबल होगा। इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट, अगर आपकी कोई गलती थी या नहीं थी पर आपके काम की वजह से दूसरे को नुकसान हो गया, आप लायबल होंगे। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। हाँ, यस सर। ओके। शिवानी समझ आ रही है? यशु, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या होता है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर डिफेंडेंट लायबल होता है विदाउट एनी इंटेंशन और विदाउट एनी नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट। इन अदर वर्ड, डिफेंडेंट इज लायबल विदाउट फॉल्ट। अगर डिफेंडेंट का कोई फॉल्ट भी नहीं था, अगर उसके काम की वजह से, कोई गलती की वजह से, उसके काम की वजह से किसी दूसरे को नुकसान हुआ, तो उससे क्या होगा? वो लायबल होगा, पूरी लायबल होगा। These cases fall under the following category. इसके अंदर 3 तरह की कैटेगरी होती है। Liability for inevitable accident. Such liability arise in case where damage is done by the escape of dangerous substance brought or kept by anyone upon his land. Such cases are where a man is made by law as insurer of other against result of this activity. ये कहना चाह रहा है कि भाई लायबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट, भाई कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से एक पर्सन को नुकसान है। मान लो दूसरे की कोई गलती भी नहीं थी पर वो एक पर्सन को नुकसान हो गया, तो वो उस नुकसान के लिए दूसरा पर्सन लायबल होगा। मान लो क्या हुआ, हाँ भाई, मान लो किसी फैक्ट्री के अंदर क्या बनता है? एसिड बनता है। एसिड, और एसिड की देखभाल करने का काम एक पर्सन को दे रखा है। एसिड की देखभाल करने का काम कि भाई यहाँ पे कोई दूसरा ना आए, और दूसरों को हटाना, लोगों को आने नहीं देना, लोगों से उस चीज को दूर रखना। पर मान लो एक पर्सन आया, उसने उस एसिड को टच कर लिया जिसकी वजह से उसको नुकसान हो गया। और दूसरे वाले का कोई इसमें कोई दिक्कत, दूसरे वाले पर्सन का कोई क्या नहीं था, कोई इसमें कोई गलती भी नहीं थी दूसरे पर्सन की, पर क्योंकि उसकी वहां पे ड्यूटी थी, उसकी वहां पे क्या थी? ड्यूटी थी। लॉ ने उसको ड्यूटी दे रखी थी कि भाई आपको लोगों को प्रोटेक्ट करना है। पर यहाँ पे मान लो वो ड्यूटी कर भी रहा था, उसकी गलती भी नहीं थी, पर फिर भी उसको लायबल बोला जाएगा। समझ आ गई? यस सर। हाँ, लायबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब होता है सच लायबिलिटी अराइज इन केस वेयर डैमेज इज डन बाय द escape of dangerous substance brought or kept by anyone upon his land. Such cases are where a man is made by law or insurer of the other against the result of his activity. यहाँ पे क्या था कि भाई कोई डेंजरस सब्सटेंस आपने रखा हुआ था, आपकी लायबिलिटी थी कि लोगों को
बचाना, लोगों की उससे क्या करना, देखभाल करना। बट क्या हुआ, आपने ध्यान नहीं, या तो आपने ध्यान नहीं रखा, या आपने ध्यान रखा भी था बट फिर भी किसी को नुकसान हो गया, उसके लिए आपकी जिम्मेवारी बनेगी। समझ आ गई। दूसरा, लायबिलिटी फॉर इनएविटेबल मिस्टेक। सच केस आर वेयर पर्सन इंटरफेयर विद द प्रॉपर्टी और रेपुटेशन ऑफ अनदर। ये कब क्या होता है कि इनएविटेबल मिस्टेक का ये केस तब अराइज होते हैं जब एक पर्सन किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में, किसी दूसरे की कोई रेपुटेशन है उसके अंदर क्या करता है, दखल अंदाजी करता है। समझ आ गई। अगर मान लो किसी की, दूसरे पर्सन की कोई रेपुटेशन है, दूसरे पर्सन का नाम खराब करने के लिए, या आपकी कोई गलती की वजह से किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी पे या रेपुटेशन पे कोई क्या आता है, अफेक्ट आता है आपकी गलती की वजह से। मान लो क्या हुआ, आप, अंशु है और यशु है, यशु, मान लो आप दोनों जॉब करते हो। मान लो अंशु जॉब करती है, अंशु के ऊपर एक सीनियर बैठा हुआ है जो इसको काम देता है, अंशु का बॉस। अंशु को कोई काम दिया उसके बॉस ने, अंशु ने उस काम को गलत कर दिया, अंशु ने गलती कर दी। इसकी गलती की वजह से इसकी बॉस की अगर रेपुटेशन खराब हो रही है, इसको बोला जाता है इनएविटेबल मिस्टेक। इनएविटेबल मिस्टेक समझ आ रही है। इसके लिए भी अंशु लायबल होगी। यस सर। समझ आ गई। अगर आपके काम की वजह से किसी की प्रॉपर्टी पे या किसी की रेपुटेशन पे क्या आ रहा है, अफेक्ट आ रहा है, तो उसको भी बोला जाएगा कि भाई आपकी गलती है, इसमें आप प्रॉपरली लायबल होके यहाँ पर चलोगे। समझ आ गई। शिवानी, यशु, समझ आ रहा है? यस सर। ओके। शिवानी समझ आ रहा है? हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। विकारस लायबिलिटी फॉर wrongful committed by other. Responsibility in such a case imputed by law on the ground of social policy or expediency. These can involve liability of master for the act of his servant. ये कहना चाह रहा है vicarious liability for wrong committed by other. मान लो आपको कोई काम दिया गया, आपको कोई काम करने के लिए दिया गया, आपने वो काम किसी दूसरे से करवा लिया, पर दूसरे ने वो काम गलत किया, उसके लिए लायबल कौन होगा? आप होंगे ना भाई। आपको कोई काम करने के लिए दिया गया, पर आपने वो काम किसी दूसरे को बोल दिया। मान लो यशु ने अंशु को बोला, यार मेरे लिए ये काम कर दोगे क्या? अंशु ने कह दिया ठीक है मैं कर दूंगी। पर अंशु ने अपनी फ्रेंड को बोल दिया कि यार मैं बिजी हूं, और मान लो शिवानी को बोल दिया कि शिवानी प्लीज मेरा ये काम कर दोगी। अगर शिवानी ने वो काम किया और शिवानी ने वो काम गलत कर दिया, तो कौन लायबल होगा? अंशु लायबल होगी ना उस काम के लिए। यशु तो अंशु को बोलेगी ना, यार मैंने तेरे को बोला था काम करने के लिए, अब तूने सारा काम गलत कर दिया, तेरी वजह से गलती हो गई, तो मैं तो तेरे को बोलूंगी कि भाई तू लायबल है। क्लियर है? तो अगर ऐसे काम होते हैं तो यहाँ पे भले ही गलती ना हो, भले ही कुछ गलत करने की इंटेंशन ना हो, उसको बोला फिर भी आप लायबल होंगे, चाहे आपकी गलती थी या ना थी। अंशु की यहाँ पे कोई गलती नहीं थी। अंशु ने किसको दिया था काम करने को? शिवानी को। शिवानी ने गलत कर दिया। अंशु की कोई गलती नहीं थी, ना ही अंशु की कोई इंटेंशन थी, फिर भी अंशु क्या होगी? लायबल होगी। क्लियर है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी समझ आ गया?
आगे बढ़े? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. हाँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। एक्सेप्शन होती हैं कुछ, एक्सेप्शन टू द स्ट्रिक्ट रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन का मीनिंग होता है कहां पर जो ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाला रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। कहां पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। कहां पर नहीं होगा बात कर लेते हैं। The following exception the rule of strict liability have been introduced in the course of time. Some of the exception क्या है? पहला, damage due to the natural use of land। ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने नेचुरल यूज किया लैंड का पर डैमेज हो गया, तो उस वजह से अगर डैमेज कुछ होता है तो वहां पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल नहीं मिलता। अब क्या है, एक केस लो आया था, रेलैंड वर्सेस फ्लेक्चर वॉल्टर, collected in an reserve in such large quantity world held due to the no natural use of land. Keeping water for ordinary domestic purpose is natural use. Things not essentially dangerous, which is not usually for a person to have on his own land, such as water piping installation in building, the working of mines and minerals on land, the lighting of fire in a fireplace of house, and necessary lighting for supplying electric light fall under the category of natural use of land। भाई अगर आप कहीं पर नेचुरल यूज ऑफ लैंड कर रहे थे, भाई जिस पर्पस के लिए लैंड को यूज करा जाना है और उसी पर्पस के लिए आप उस लैंड को यूज कर रहे थे, बट फिर किसी को नुकसान हो गया, तो वहां पे रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं लगेगा। रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं लगेगा। मान लो आप किसी कोयले की खदान में काम कर रहे हैं, कोयले की माइंस के अंदर, खदान के अंदर काम करते हैं। कोयले की खदान के अंदर मान लो आग लगी हुई थी। आग लगने की वजह से, मतलब वो आग लगाना वहां पे हाई नेचुरल यूज है। कोयले की खानों में मान लो आग लगी हुई थी, या फिर कोई ऐसी चीज थी जहां पे आग जो है जरूरी था लगाना, बट किसी को नुकसान हो गया, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं लगेगा। अब इलेक्ट्रिसिटी है, कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब मान लो जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहां पर किसी को करंट लग गया, तो वो भी देखो इलेक्ट्रिसिटी है, नेचुरल यूज, वहां पे बनती बिजली है और होता ही काम है, भाई बंदे को खुद ध्यान रखना चाहिए। वहां पे अगर डैमेज हो गया किसी को, तो उसको नेचुरल यूज ऑफ लैंड की वजह से स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। समझ आ गई? समझ आ गई? अब मान लो, अब एक चीज और बोलता हूं, रेल है, रेल। अब रेल का नेचुरल यूज क्या है? भाई रेल तो पूरी अच्छे से अपनी पटरी पे चलती है। अगर रेल की वजह से कोई मर गया कट के, तो वहां पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाला रूल नहीं लगता। वहां पे हम ये नहीं कहेंगे कि जो रेल वाला पायलट था, जो रेल चला रहा था, वो लायबल है, नहीं, क्योंकि रेल अपनी पटरी पे चलती है, लोगों को ध्यान रखना चाहिए, तो वहां पे जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाला रूल है वो नहीं लगता। समझ आ गई? यस सर। हाँ। अब आप किसी पावर हाउस के अंदर चले जाओ, इलेक्ट्रिसिटी के किसी पावर हाउस के अंदर चले जाओ। पावर हाउस में क्या होता है? पावर हाउस के अंदर ट्रांसमीटर लगे होते हैं, ट्रांसफार्म लगे होते हैं,
अगर आप अब वहां वो लैंड ही नेचुरल यूज है, मतलब वहां पर उस चीज का नेचुरल यूज है। पावर हाउस का आपको पता है कि भाई यहाँ पे बिजली बनती है, यहाँ पे खतरा है। अगर अगर किसी को डैमेज हो गया वहां पे, तो वहां पे लॉ ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं लगती। वहां पे फिर दूसरा पर्सन लाइबल नहीं होगा कि भाई नहीं, कि भाई तुम्हारी गलती थी या नहीं थी। वहां पे फिर वो लाइबिलिटी नहीं अराइज होगी अगर आप किसी लैंड को नेचुरल यूज के लिए आप यूज कर रहे थे और नेचुरल यूज की वजह से उस लैंड की डैमेज हो गया। समझ हो गई? दूसरा, हाँ सर। कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, where the plaintiff has consent to the accumulation of dangerous thing on the defendant is land. The liability under the rule in the Rayland versus Fletcher does not abide. Such a consent is implied where the source of danger is the common benefit of both plaintiff and defendant. भाई यहाँ पे क्या था, मान लो कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ। प्लेंटिफ ने क्या किया, मान लो यशु जो है, यशु ने कोई घर के अंदर दवाई का छिड़काव करवाना था। यशु ने घर के अंदर दवाई का मान लो छिड़काव करवाना था। करवाते हैं ना छिड़काव दवाई वगैरह का, है ना? कई बार क्या होता है, हम अपने एरिया में, मान लो आपके घर का कोई पार्क है, आपके घर के पास कोई पार्क था, आपका घर का कोई पार्क था, पार्क के अंदर आपने दवाई का छिड़काव करवा दिया, दवाई का छिड़काव करवा दिया। बट आपने, मान लो अंशु ने अपनी पार्क में दवाई का छिड़काव करवा दिया। अगर उसने अपने पड़ोसी से, मान लो पड़ोसी उसका कौन है, यशु है, उसके पड़ोसी से अगर उसने पहले ही कंसेंट ले ली कि भाई मैं अपने पार्क के अंदर दवाई का छिड़काव करवा रही हूँ, क्या मैं करवा सकती हूँ या नहीं करवा सकती, यशु ने बोल दिया ठीक है आप करवा लो, तो भाई फिर वहां पे जो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है एप्लीकेबल नहीं होगा। और मान लो अंशु ने यशु से कंसेंट ले ली थी कि भाई मुझे दवाई का छिड़काव करवाना है और क्या मैं करवा लूँ, यशु ने बोल दिया ठीक है। मान लो यशु के फैमिली मेंबर को कोई नुकसान हो गया, तो उस चीज के लिए रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं लगेगा, क्योंकि अंशु ने ऑलरेडी कंसेंट ले रखी थी। समझ आ गई? क्लियर है या बताऊं दोबारा से? नहीं सर, क्लियर है। हाँ, कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ का समझ आ गया, शिवानी और यशु और अंशु। हाँ हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, किसी तीसरी पार्टी की वजह से, किसी तीसरी पार्टी ने कोई काम किया, उसकी वजह से नुकसान हो गया। इफ द हार्म हैज बीन कॉज ड्यू टू द एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, मान लो किसी तीसरे पर्सन ने, किसी आउटसाइडर ने कोई काम किया और उस काम की वजह से कोई नुकसान हो गया, और वो जो आउटसाइडर था डिफेंडेंट से उसका कोई लेना देना नहीं था, ना तो वो डिफेंडेंट का नौकर था, ना वो उसका कोई एजेंट था, ना ही वो डिफेंडेंट के कंट्रोल में था, तो इस केस में डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। मान लो क्या हुआ, तीन पर्सन थे, अंशु, यशु और शिवानी। यशु जो थी कोई आउटसाइडर थी, आउटसाइडर। यशु का शिवानी से कोई लेना देना नहीं था, ना ही तो वो उसकी फ्रेंड थी, ना ही वो उसके अंडर कोई काम कर रही थी। यशु का शिवानी से कोई लेना देना नहीं था। अंशु ने शिवानी के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया, गलत काम किया यशु ने, बट वो किसको ब्लेम कर रही है, शिवानी को, कि भाई वो तो तेरी फ्रेंड है, या वो तेरे लिए काम करती है, या वो है कि भाई तेरी जान पहचान में है।
अगर शिवानी का यशु से कोई लेना देना नहीं हुआ तो इस केस में शिवानी जो है लायबल नहीं होगी। यहां पे रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं आएगा। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। हाँ, तीसरा। यस सर। ओके, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। समटाइम्स क्या होता है, पब्लिक बॉडी स्टोर करती है वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड द लाइक आर बाय द स्टैट्यूट एग्जम्प्टेड फ्रॉम द लायबिलिटी सो लॉन्ग हैज दे हैव टेकन रीजनेबल केयर। भाई ये कहना चाह रहा है कि कई बार क्या होता है, जो पब्लिक बॉडी होती है, अब बड़े बड़े क्या होता है, वाटर टैंक बने होते हैं ना, वो देखिए वाटर टैंक, पानी की बड़ी बड़ी टंकियां जल घर के अंदर बनी होती हैं, या गैस के बड़े बड़े वो, हाँ सर देखे हम। हाँ, एलपीजी गैस स्टेशन होते हैं, इंडियन ऑयल के गैस के सिलेंडर वाले वो होते हैं, जहां पर पब्लिक अथॉरिटी क्या करती है, उनको स्टोर करने का काम करती है। तो ये भी क्या है, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर क्या है, एग्जम्प्ट है। मान लो ये पानी की टंकी बनी हुई थी, ये ऐसे पानी की टंकी बनी हुई थी, पानी की ऐसे टंकियां बनी होती है। ये पानी की टंकी क्या हो गया, मान लो प्रॉपर अच्छे से गवर्नमेंट ने इसकी केयर कर रखी थी, बट फिर भी पानी खराब हो गया। पानी खराब होने की वजह से लोगों को परेशानी होगी जो पी रहे थे। तो इस केस में भी क्या है, अगर इन्होंने अच्छे से इसकी देखभाल की थी गवर्नमेंट ने, तो फिर भी गवर्नमेंट जो है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो जल घर है वो लायबल नहीं होगा, जल घर की स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में लायबल नहीं होगा। अगर जल घर की कोई इंटेंशन नहीं थी, जल घर ने का कोई काम, गलत काम नहीं किया जल घर ने, तो उस वजह से वो लायबल नहीं होगा। समझ आ गई? यस क्लियर है? सर। हाँ। एक्ट ऑफ गॉड। यस सर। एक्ट ऑफ गॉड, माँ एक्ट ऑफ गॉड की वजह से क्या है, अगर नेचुरल क्लैमिटी की वजह से, नेचुरल क्लैमिटीज, नेचुरल क्लैमिटी क्या है, बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, इनकी वजह से कोई नुकसान होता है। अगर क्या है, नुकसान नेचुरल कॉजेज की वजह से हुआ है, बाढ़ की वजह से, बारिश की वजह से, तूफान की वजह से, भूकंप की वजह से, तो उस केस में भी क्या होता है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाला जो लॉ है, जो रूल है, एप्लीकेबल नहीं होता। समझ आ गई? यस सर। क्लियर है? और लास्ट क्या है इसमें, escape due to the plaintiff is on default. Damage by escape due to the plaintiff is on default was considered to be good defense in the Rayland versus Fletcher itself. Also, the plaintiff suffered damage by his own instruction into the defendant's property. He cannot complain for the damage so caused. मान लो क्या होता है, अगर अगर किसी पर्सन की अपनी गलती की वजह से, अगर किसी पर्सन की अपनी गलती की वजह से नुकसान हो जाए, अगर किसी पर्सन की अपनी गलती की वजह से नुकसान हो जाए, तो वहां भी रूल जो है ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एप्लीकेबल नहीं होगा। वहां पे रूल जो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाला लगकर नहीं चलेगा। अब अपनी अपनी गलती की वजह से मतलब कैसे, मान लो क्या था, हाँ, मान लो यशु और अंशु,
अंशु। अंशु ने अपनी घर के अंदर डॉगी रखा हुआ है, अपने घर के अंदर डॉगी रखा हुआ है, और अंशु ने अपने घर के पास नोट लगा रखा है, बिवेयर फ्रॉम डॉग, कुत्तों से सावधान रहे। बट फिर भी यशु बिना नोटिस, बिना वो पढ़े या बिना कोई केयर किए, बिना किसी उससे, उसने देखा भी नहीं कि डॉग है या नहीं है, वो क्या करी, चली गई घर के अंदर, चली गई बेफालतू में। उसने ना डोरबेल बजाई ना कुछ, वो बिना कुछ सोचे समझे घर में चली गई। मान लो डॉगी ने उसको बाइट कर लिया, इसमें यशु की खुद की अपनी गलती थी। यहां पर वो अंशु पर केस नहीं कर सकती, यहाँ पे अंशु की कोई गलती नहीं होगी। यहाँ पे वो ये नहीं कह सकती कि भाई अंशु, जो मुझे नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अंशु करे, नहीं, यहाँ पे रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं लगता। समझ आ गई? अगर प्लेंटिफ की अपनी गलती की वजह से क्या हो जाए, नुकसान हो जाए, तो वहां पे वो लग के यहां पर नहीं चलेगा। समझ आ गई? ये काट दो, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ऊपर वाला समझ आ गया? Yes, रूल sir. ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या कहता है? पहले रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वैसे क्या कहता है? रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहता है भले ही डिफेंडेंट की गलती हो या ना हो, उसकी इंटेंशन हो गलत करने की या ना हो, वो लायबल होगा, उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। बट वहां पर कुछ क्या है, एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन काफी सारी एक्सेप्शन हमने पढ़ी। अगर इनमें से ये चीजें एक्सेप्शन में आ जाएं तो आपकी लायबिलिटी नहीं होगी, वहां पर रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं होगा। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ सर। ओके। विकीरियस लायबिलिटी क्या होती है? विकीरियस लायबिलिटी एक बहुत लेंथी टॉपिक है, इसके लिए हमारी पूरी एक क्लास जाएगी। लेंथी टॉपिक है ये, इसमें हमारी पूरी एक क्लास जाएगी, फुल क्लास जाएगी इसमें हमारी। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास इसको लिख लो, विकीरियस लायबिलिटी को। कल की क्लास में इसको हम करेंगे पूरा, क्योंकि ये लेंथी